हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कसकाय। फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया के इस ऐप की मदद से आज हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की स्कीम एनएससी के बारे में, जिसका पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगा, जिसके पहले पार्ट में मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊंगा। इस स्कीम में एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसके फीचर्स क्या है, इसके टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, कौन कौन ये स्कीम ओपन कर सकता है, डिपॉजिट लिमिट क्या है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूँगा। और सेकेंड वीडियो में मैं इसके कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। आपको डिटेल में बताऊँगा कि एग्जैक्टली आपको कितना इन्वेस्ट करने के बाद कितना मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं पहला वीडियो। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक, व्हाट इज एनएससी। एनएससी स्टैंड फॉर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी इज अ सेविंग सर्टिफिकेट दैट कैन बी परचेज फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है और ये आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने के बाद एक प्रमाण के रूप में सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के बारे में, हाउ डज एनएससी वर्क। एनएससी में एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है, मान के चलिए 10,000, 5,000 या फिर 50,000, 1 लाख, और उसे आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो खर्च हो या फिर उसे आप कहीं बैंक में ब्लॉक करना चाहते हैं, तो उससे अच्छा ऑप्शन है एनएससी में करना। आपको करना क्या है, आपको जस्ट पोस्ट में जाना है, वहाँ पे एनएससी का स्कीम लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट निकालना है। 5 साल तक आपको उसमें ब्लॉकिंग पीरियड है और उसके बाद में वो सर्टिफिकेट आपको जमा करके डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जानते हैं इस स्कीम एनएससी स्कीम के फीचर्स के बारे में। एनएससी स्कीम इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सपोर्ट है एनएससी स्कीम को। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट इंडिया आपको पैसे लौटा देगी। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये बहुत ही सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मार्केट में जिसमें काफ़ी रिस्क होता है और आप नहीं चाहेंगे कि आपने जो मेहनत से कमाई हुई जो जमा पूंजी है वो आप किसी अनसेफ ऑप्शन में इन्वेस्ट करें। इसमें गारंटी रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा। और एक तरह से आपको हैबिट सी लग जाती है। अगर आप हर महीने एनएससी निकालते हैं तो आपको एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट की आदत लग जाती है। स्कीम में स्पेशली डिजाइन टू इनकम टैक्स एसेट, आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट भी इससे मिलता है। एनएससी सर्टिफिकेट्स कैन बी केप्ट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक। खुदा न खास्ता आपको किसी इमरजेंसी आपके लाइफ में आ जाए, आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और आपके पास अगर एनएससी की इन्वेस्टमेंट्स है तो आप उसे बैंक में एज अ गिरवी रख कर वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। एनएससी एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लान है। अगर आप 5 साल तक हर महीने एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल के बाद उस पूरे अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हैं आपके रिटायरमेंट के लिए, तो आपका रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही स्मूथ जाएगा। हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट पेंशन के तौर पे मिलेगी, जो कि आजकल बहुत ही रेयर है। तो ज़रूर सोचिए इसके बारे में। तो जानते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट एनएससी में है या नहीं है। Effective 1 April 2020, the income tax benefit will
डिपेंड अपॉन वेदर यू चूज़ ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम। दो टैक्स सिस्टम उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए है। तो पहले जानते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम पे। The deposit amount up to 1.5 lakhs will qualify for tax deduction under Section 80C of Income Tax Act. The yearly interest occurred need to be declared under Section Income from Other Sources. The yearly interest occurred in the scheme is considered to be reinvested under Section 80C of Income Tax Act and hence eligible for tax deduction. So income from other sources and the deduction from under Section 80C cancel each other and make the scheme tax free on interest. Only the interest earned in the last fifth year is taxable, or as it is not reinvested and it is paid back to the investor. ओल्ड टैक्स सिस्टम में इन्होंने बताया है कि पहले 4 साल में आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। जैसे कि 5 साल की स्कीम है तो 4 साल में आपको कोई भी इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ 5th साल में जो इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा वो आपको एज अ इनकम करके आपको डिक्लेयर करना है। और ये न्यू टैक्स सिस्टम देखते हैं। नो इनकम टैक्स बेनिफिट, द डिपॉजिट अमाउंट वोंट गेट एनी डिडक्शन बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। द इंटरेस्ट अमाउंट विल बी टैक्सेबल एट मैच्योरिटी। You need to be declare the interest amount under income from other sources during tax return and pay income tax as per your income tax slab. न्यू टैक्स सिस्टम में इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कोई भी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 5 साल पूरे करने के बाद में, उस पर आपको जो भी आप जिस टैक्स स्लैब में बैठते हैं उस हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। जहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन में आपको NSC का इंटरेस्ट का पार्ट आपको डालना है और आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं हु कैन ओपन द अकाउंट। NSC अकाउंट आखिर कौन कौन खोल सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई NSC इज़ लिमिटेड टू ओनली एंड ओनली इंडियन रेसिडेंट्स। भारतीय नागरिकों के लिए ही ये NSC स्कीम बनी है। बाहर के देशों के कोई भी यहाँ आकर NSC नहीं ओपन कर सकते। NSC कौन सा भारतीय खरीद सकता है। आप खुद के लिए NSC खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए अगर आप NSC लेना चाहते हैं तो अगर 10 साल से नीचे है बच्चे की उम्र तो आप एज अ गार्डियन खरीद सकते हैं, और 10 साल के ऊपर अगर हैं तो उसके नाम पे खरीद सकते हैं। NSC अकाउंट में मैक्स टू मैक्स 3 लोग जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, पर NSC लेने में कोई पाबंदी नहीं है। आप जितने चाहे NSC सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप रोज़ जाकर भी पोस्ट ऑफिस से NSC खरीद सकते हैं, तो ज़रूर खरीदिएगा। अगला टॉपिक है हाउ टू ओपन द NSC अकाउंट। NSC अकाउंट हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको फॉर्म भरना है। आप 2 तरह से ओपन कर सकते हैं। आप कैश भी भर सकते हैं या फिर आप चेक भी दे सकते हैं। कैश जिस डेट पे आप भरते हैं उसी डेट से आपका NSC अकाउंट चालू हो जाएगा, और चेक जब डिपॉजिट होगा बैंक में से आपके पैसे कटेंगे और पोस्ट ऑफिस में जमा होंगे उस डेट से आपका NSC का अकाउंट पे डेट आएगी। उस डेट से आपका NSC अकाउंट शुरू होगा अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आप कैश में करना चाहते हैं या फिर चेक में करना चाहते हैं।
तो ज़रूर कीजिएगा। अगला टॉपिक है डिपॉजिट लिमिट। क्या है डिपॉजिट लिमिट? कितना आप पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएससी में। तो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट एनएससी स्वीकारता है 1000 रुपये के आप एनएससी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप रोज़ जाइए, रोज़ एनएससी निकालिए और बेनिफिट लीजिए। बट सिर्फ इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप राउंड फिगर अमाउंट में इन्वेस्ट करें, ना कि लाइक 10,000 रुपये, 45 पैसे, ऐसा राउंड फिगर में करना है। जो भी करना है आपको 11,000 या फिर 10,000, 1,000 रुपये, जो भी है आपको राउंड फिगर में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है मैच्योरिटी पीरियड। एनएससी का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि एनएससी का ब्लॉकिंग पीरियड जो है वो 5 साल का है। आपको जो भी अमाउंट है वो 5 साल तक, आपको लमसम अमाउंट जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको 5 साल तक वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखना है, और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न मिलेंगे। 20 दिसंबर 2015 के पहले ये जो ब्लॉकिंग पीरियड था 5 साल का, वो 10 साल का था। वो काफ़ी लंबा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इसके लिए 20 दिसंबर 2015 के बाद में इस पीरियड को हाफ कर दिया गया, ऑलमोस्ट 5 साल का कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एनएससी में इन्वेस्ट करें और बेनिफिट लें। और अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट रेट। क्या है एनएससी का इंटरेस्ट रेट? जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें हर साल इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता रहता है। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट हर साल मेरे हिसाब से तो कम ही होते हैं, बट एनएससी का इंटरेस्ट रेट काफ़ी हद तक स्टेडी है। तो दिस ईयर 2020 में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6.8 का। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि 5 साल का ब्लॉकिंग पीरियड है। अगर 20 साल 2020 में अगर 6.8 इंटरेस्ट रेट पर आप सपोज़ जो भी 1 लाख या फिर जो भी अमाउंट, लमसम अमाउंट आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी रेट पर आपको 5 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 5 साल बाद जो इंटरेस्ट रेट रहेगा एनएससी का उसके ऊपर मिलेगा। जो अभी जो है उस पर वो लॉक हो जाता है, उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। 1 अप्रैल 2016 के पहले हर साल ईयरली बेसिस पे चेंज होता था, बट 1 अप्रैल 2016 के बाद में एवरी क्वार्टर ये चेंज होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्टडी करना है कि हर क्वार्टर के बाद क्या इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। जो जैसे कि हमने देखा कि एनएससी एक 5 साल का ब्लॉकिंग पीरियड है, तो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, वही इंटरेस्ट और प्लस जो पहले का मुद्दल है उस पर अलग फिर से इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाता है। तो 1 अप्रैल 2016 के पहले आपको हाफ ईयरली वो इंटरेस्ट दिया करते थे, बट 1 अप्रैल 2016 के बाद में उन्होंने ईयरली बेसिस पे देना शुरू कर दिया है। तो जो भी आपको कंपाउंडिंग होगा इंटरेस्ट का, वो ईयरली बेसिस पे होगा। अगर अभी आप निकालते हैं तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा इसमें। हमारा अगला टॉपिक है एनएससी इन पासबुक मोड। देखते हैं क्या है ये। देखिए, अगर आप 1 जुलाई 2016 के पहले एनएससी में इन्वेस्ट करते थे, तो आपको एक A5 साइज़ का एक फ़िज़िकल सर्टिफिकेट एनएससी पोस्ट ऑफिस आपको इशू करते थे।
जिसे आपको 5 साल तक संभाल के रखना है, और जैसे ही वो मैच्योर होता है सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में आकर जमा करना है और आपको विथ इंटरेस्ट आपका पैसा मिल जाता था। बट गवर्नमेंट ने ये थोड़ी जो स्कीम थी सर्टिफिकेट्स की वो थोड़ी सी चेंज कर दी, थोड़ा डिजिटलाइजेशन या फिर कहिए बैंक जैसा कर दिया उन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 2016 के बाद में इंस्टेड ऑफ सर्टिफिकेट उन्होंने पासबुक्स जारी कर दिए। पासबुक भी सेम वैसा ही रहता है, जैसे कि आप अगर नया एनएससी ओपन करते हो तो आपको एनएससी की एंट्री वहाँ पे कर देते हैं कि ये डेट से लेकर आपकी ये डेट आपने ये डेट को निकाली है और आपका मैच्योरिटी डेट ये है। सेम सिमिलरली आपको वो पासबुक संभाल के रखना है, और जब आपका मैच्योरिटी डेट आए तब आपको जाकर पोस्ट ऑफिस में पासबुक जमा करना है और आपको विथ इंटरेस्ट आपके पैसे मिल जाएंगे। अगला टॉपिक है लॉस ऑफ सर्टिफिकेट। क्या होगा अगर आपका एनएससी सर्टिफिकेट ही गुम हो जाए। देखिए 2001 जुलाई 2016 के पहले जैसा कि मैंने कहा कि वो एक A5 साइज़ का सर्टिफिकेट जारी करते थे अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करते थे। तो अगर आपके पास से सर्टिफिकेट गुम हो जाता है या फिर वो चोरी हो जाता है तो वो क्या करते थे कि आपके सर्टिफिकेट नंबर के हिसाब से आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ना देते हुए एक पासबुक जारी कर देते थे। तो वो पासबुक आपको संभाल के रखना था, और आप मैच्योरिटी पीरियड जब आता था तब तो वो पासबुक दिखाकर भी आपको आपका अमाउंट रिटर्न मिल जाता था। बट 1 जुलाई 2016 के बाद में उन्होंने सर्टिफिकेट सिस्टम ही निकाल दिया, उन्होंने सबको पासबुक ही देना शुरू कर दिया। तो फिर भी अगर आप 16 के बाद में अगर आप करंटली पासबुक आपका गुम भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, पोस्ट ऑफिस में जाइए, कुछ क्या पेनल्टी फ़ीस आपको भरनी पड़ती है और आपको डुप्लीकेट पासबुक वो दे देते हैं। तो वो आप संभाल के रख कर बाद में मैच्योरिटी पीरियड के वक्त आप उसको देकर आपका पैसा वापस ले सकते हैं। अगला टॉपिक है प्री मैच्योर क्लोजर। क्या होगा अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़े। आप जानते हैं कि मैंने एनएससी में इन्वेस्ट करके रखा है, तो अगर आपको एनएससी जो है आपको तोड़नी है, अमाउंट जो फिक्स किया है वो तोड़ना है, तो क्या रूल्स है देखते हैं। यू कैन क्लोज एनएससी प्रीमेच्योरली बिफोर मैच्योरिटी पीरियड, बट उसके 2 रूल्स है। इन केस अगर एनएससी होल्डर या फिर 2 से ज़्यादा होल्डर्स की डेथ हो जाती है तभी एनएससी आप ब्रेक कर सकते हैं, या फिर कोर्ट का कुछ आते हैं तो आप एनएससी क्लोज कर सकते हैं। तो 1 जुलाई 2016 के पहले आप अगर ये सब कर आपको फिज़िकल सर्टिफिकेट हैंड ओवर करके आप क्लोज कर सकते थे। अभी करंट सिचुएशन में आपको पासबुक सबमिट करना पड़ता है और आपका प्री मैच्योर क्लोज़र हो जाता है। तो प्री मैच्योर क्लोज़र ना ही करें तो बेहतर है, इसका टेन्योर आप पूरा करें और पूरा बेनिफिट लें। अगला टॉपिक है लोन फैसिलिटी। क्या एनएससी पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल है? 1 जुलाई 2016 के पहले अगर आपको लोन चाहिए था आप लोन ले सकते थे एनएससी पे। आपको करना क्या था कि आपको बैंक में जाकर वो सर्टिफिकेट जो होते थे वो उनके पास जमा करने पड़ते थे। बट अभी करंट सिचुएशन में आपको भी लोन मिल सकता है, सिर्फ आपको पासबुक जाकर जमा करना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अकाउंट ट्रांसफ़र। क्या एनएससी अकाउंट जो आप ओपन करते हैं या क्या वो ट्रांसफ़र हो सकता है? जी हाँ, वो हो सकता है। अकाउंट ट्रांसफ़र 2 टाइप के होते हैं। एक तो एक पर्टिकुलर पोस्ट में अगर आपने निकाला है अकाउंट, और अगर आप किसी दूसरी जगह पे या फिर किसी दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो जाते हैं तो पहले वाले शहर के पोस्ट से आप करंट शहर के पोस्ट में आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं।
एक सर्टन प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर कर वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और NSE सर्टिफिकेट पर्सन टू पर्सन भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ उसमें शर्त यह है कि आपका जो टर्म पीरियड है उसी टर्म पीरियड में ही वो ट्रांसफ़र हो सकता है। 1 जुलाई 2016 के पहले, जैसे कि FISIS का वो मैंने कहा सर्टिफिकेट सिस्टम था, ओल्ड ओनर नए ओनर को सर्टिफिकेट हैंड ओवर करता था। बट अभी क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस में आपको, जो करंट सिचुएशन में पोस्ट ऑफिस में आपको ओल्ड ओनर को जाकर अपना पासबुक जो है इशू किया हुआ है वो सबमिट करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस वाले जो पहले की एंट्रीज़ है उसको स्क्रैच कर देते हैं और नए ओनर का नया पासबुक इशू होता है। तो इसी तरह से अकाउंट ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अगला टॉपिक है नॉमिनेशन फैसिलिटी। क्या NSE में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है? तो आंसर है हाँ। देखिए, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप जब NSE ओपन करते हैं, NSE अकाउंट जब ओपन करते हैं तभी फॉर्म भरते वक्त आप NSE में जो भी आप जिसे भी नॉमिनेट करना चाहते हैं आपके फैमिली मेम्बर से या फिर फ्रेंड्स में, उसका नाम आप डाल सकते हैं। या फिर आफ्टर बाइंग द NSE भी आप कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि पहले आप डालना भूल गए तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में भी डाल सकते हैं। पर शर्त यही है कि जो 5 साल का टेन्योर है, जो टर्म है उनका, उसी में ही आप उस नाम चेंज कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, पर टर्म जब तक चालू है तब तक ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कौन ये NSE ओपन कर सकता है। सिर्फ इंडियन रेसिडेंसी ओपन कर सकते हैं। पर इसमें देखते हैं, नॉन रेसिडेंस जो है, बाहर के देशों के कोई भी नागरिक यहाँ इंडिया में आकर NSE ओपन नहीं कर सकता। और प्लस HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ जो है उनको भी अलाउड नहीं है NSE ओपन करने के लिए। तो NRI and HUF people cannot open the NSE. That's a rule.